वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस चैनल पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड वीडियोज हमेशा मिलते रहेंगे, जो कि आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि यहाँ पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वो आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अवध के पहले नवाब कौन थे। इसमें आपको बताना है कि अवध के पहले नवाब कौन थे। आपके ऑप्शन दे रखे हैं असफुद्दौला, दूसरा है शहादत खान, तीसरा है शुजाउद्दौला, चौथा है सफदरजंग। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए, तो अवध के जो पहले नवाब थे वो कौन थे, शहादत खान। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। देखिए, तो इसमें आपको मंडल को बताना है कि उत्तर प्रदेश में ज़िले तो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि 75 ज़िले हैं, और मंडल आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो मंडलों की संख्या है कितनी है, 18 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके सॉल्यूशन पे थोड़ा नज़र डालेंगे, एक थोड़ा विस्तार से इसके बारे में जानेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं। देखिएगा, तो ये आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश को 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के तहत संयुक्त प्रांत, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम था तो वो क्या था, संयुक्त प्रांत नाम रखा गया था इसका। ठीक है, के रूप में बनाया गया था, और इसका नाम बदलकर 1950 में, कब रखा गया था 1950 में, मतलब 1950 में इसका नाम क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये अगर उत्तर प्रदेश का गठन पूछा जाए कि आपसे कब हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा 1950 ईस्वी। ठीक है, राज्य को राजधानी लखनऊ के साथ 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित किया गया। मंडल कितने हैं, 18 हैं, और ज़िले कितने हैं, 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था और सम्यक क्रिया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, ये आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म। ये देखिए, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो आपका है त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है, जिसका जो जो फसल वृक्ष को लगा के प्राप्त की जाती है। ठीक है, वो कौन सी फसल है। इसमें आपका जो गेहूँ है ऑप्शन में आपका दे रखा है, सरसों दे रखा है ऑप्शन में, रबर दे रखा है, तिलहन रखा है। इसमें देखिए आपका 3rd नंबर रबर, इसका जो है वृक्षारोपण करके रबर को प्राप्त किया जाता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनको ज़रा सा हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बागान फसलें वो फसलें होती हैं जिनकी खेती व्यापक स्तर पर की जाती है, जिनका स्वामित्व, और देखिए बागान फसलें कौन सी फसलें होती है जिनकी खेती व्यापक स्तर पे, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े क्षेत्र में की जाती है, ज़्यादा क्षेत्र में की जाती है, जिनका स्वामित्व और प्रबंधन किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किया जाता है। स्वामित्व यानी इनके जो मालिक होते हैं वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, जिसके द्वारा प्रबंधन, यानी कि इसको जो सुचारू रूप से इसको सब चीज़ देखने का काम करता है, तो वो एक कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि बड़े क्षेत्र में किया जाता है बागान फसलों का उत्पादन, तो इसलिए कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है बागान फसलों का उत्पादन करने वाला।
बागान उत्पादकता और रोजगार का एक उच्च स्तर प्रदान करते हैं। आगे देखें वृक्षारोपण फसलों के उदाहरण। यहाँ पे वृक्षारोपण से होने वाली जो फसलें हैं उनको बताया गया है कि कौन कौन सी फसलें हैं। पहला आपका चाय हो जाएगा, ये वृक्षारोपण के अंतर्गत आएगा। चाय हो गया आपका, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, ये सारे वृक्षारोपण के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। कोको, नारियल, सुपारी, ताड़ का तेल, पल्मायरा, ये सारे आपके जो हैं वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है। और लास्ट में आपका एक हो जाएगा काजू। काजू जो है ये भी आपका वृक्षारोपण से संबंधित है। एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये केरल में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि रबड़ का जो उत्पादन होता है भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो वो केरल राज्य में होता है। और इसके बाद किसका नंबर आता है, तमिलनाडु का। केरल के बाद दूसरा जो उत्पादक रबड़ का है तो वो कौन है, तमिलनाडु है। देखिए यहीं पर अगर हम विश्व में बात करें कि विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो उसमें इंडोनेशिया और मलेशिया का नाम आता है। ठीक है। विश्व में जब भी पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया आपको टिक करना है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और इसके बाद में आपका पंजाब और हरियाणा आता है। ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सेकंड पूछा जाएगा तो पंजाब, थर्ड हरियाणा। ठीक है। दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन के बाद भारत है। अगर दुनिया में बात की जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है गेहूं का, तो वो आपका कौन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और सरसों कैसी फसल है, तो सरसों एक रबी की फसल है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिसमें पूछा जाता है कि रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है। तो देखिए जब भी आपको सरसों पूछा जाएगा कि रबी कौन सी फसल है, सरसों कौन सी फसल है, तो ये कौन सी हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। भारत में सबसे बड़ा जो है सरसों का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे कुछ पॉइंट देखेंगे। दुनिया में सब सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत और पाकिस्तान के बाद चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, इसके बाद पाकिस्तान और इसके बाद चाइना का नंबर आता है। ये सबसे बड़े क्या हैं, सरसों के उत्पादक हैं। यहाँ पे आपको देखिए रबड़ की छवि दिखाई गई है कि कैसे रबड़ के पेड़ होते हैं और कैसे उनसे रबड़ निकाली जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक बर्तन लगा दिया गया है, एक सेकंड दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे रबड़ की जो है छवि दिखाई गई है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक बर्तन लगाया गया है जिसमें रबड़ जो है रबड़ के पेड़ से वहाँ पे मतलब रबड़ एकत्रित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से कौन सा संबंधित है। यहाँ पे सैयद राजवंश जो चालू किया गया था वो किसके द्वारा चालू किया गया था, खिज्र खां। तो ये आपका चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, खिज्र खां। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सैयद राजवंश जो आपका था वो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा था। सैयद राजवंश की स्थापना किसके द्वारा, खिज्र खान के द्वारा की गई थी। 1414 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1414 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी, तो खिज्र खान के द्वारा की गई थी। यह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। कौन सा वंश था, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। खिज्र खां कब से कब तक शासक रहा था, तो ये 1414 ईस्वी में शासक बना हुआ था जिसने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। और उसके बाद 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, सैयद राजवंश के संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है।
और 1421 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा म्यूजिक से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है, जो कि इस समय आपको एसएससी की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आपको संगीत, कला, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए, तो आपको बिंदा खान जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारंगी। सारंगी जो है 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सारंगी एक धनुर्वाद्य तार वाला वाद्य यंत्र है जिसमें त्वचा आच्छादित गुंजयमान यंत्र होता है। ठीक है, ये जानकारी दी गई है इस वाद्य यंत्र के बारे में। अभी नीचे आपको इसकी तस्वीर भी दिखाई जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा लिखा हुआ, उस्ताद बिंदा खान का जन्म 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान दिल्ली में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। ठीक है, अब हम इसकी तस्वीर देखते हैं कि सारंगी कैसी होती है, जो ये वाद्य यंत्र है कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको ये तस्वीर के द्वारा दिखाया गया सारंगी, ये ऐसा इस प्रकार से होता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि आपका हिंदी से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को सही समान अर्थ वाला शब्द है। समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के समान अर्थ वाला जो समानार्थी शब्द हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 नंबर पे जो ये मंदार लिखा हुआ है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कल्प वृक्ष जो है इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो ये आपका कल्प तरु के नाम से जाना जाता है, कल्प साल के नाम से जाना जाता है, कल्प द्रुम के नाम से जाना जाता है इत्यादि। इतने नामों से इनको जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तिक्त का विलोमार्थी है। तिक्त का विलोमार्थी शब्द कौन सा है। देखिए, तिक्त का जो है अर्थ होता है कि कड़वा, तो यहाँ पे आपका विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। विलोम बताना है इसलिए आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पे तिक्त का सही विलोम होगा मीठा। तिक्त का अर्थ क्या होता है, तीखा या कड़वा। मीठा का अर्थ मधुर। यहाँ पे 2 शब्द दे रखे हैं और उसमें विलोम शब्द उनका दे रखा है। तो पहला हमारा शब्द है रिक्त। रिक्त का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण। मसालेदार का विलोम क्या हो जाएगा, फीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो भी हिंदी से ही संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा, या का उच्चारण स्थान है। देखिए, ऐसे करके हिंदी के जितने भी एग्जाम्स में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, खासकर UPSSC में, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से अक्षर का जो है उच्चारण कहाँ से होता है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, या का उच्चारण स्थान है। देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। और आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तालु। तालु से जो है या का उच्चारण किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंगाली में आटा गीला
प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि मुसीबत में और मुसीबत आना, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें बताया गया है आपको कंगाली में आटा गीला होना, प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुसीबत में और मुसीबत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको बताना है इसमें कौन सा है। देखिए तो आपका ये जो 4 नंबर पे अतिशयोक्ति लिखा है, ये आपका एकदम से सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको ज़रा हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ बताई गई है। हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इस उक्ति में कौन सा जो है अलंकार है? तो अतिशयोक्त अलंकार है, पहले भी हम देख चुके हैं इसी क्वेश्चन में। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पहले ही लंका जल गई और राक्षस भाग गए की बात की गई है, जो पूर्णता बढ़ा चढ़ा कही गई है, अतः यहाँ अतिशयोक्त है। जब भी कहीं पे बात कोई बढ़ा चढ़ा के कही जाएगी तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्त अलंकार होगा। आगे हमारा एक शब्द दिया गया है और उसको बताना है कि उसका अर्थ क्या होगा। शब्द है हमारा फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का अर्थ क्या है? नया खून। तो आपका ये तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।